हेलो फ्रेंड्स, मैं कुंदन सिंह, आप लोगों का दोस्त। और आज के वीडियो में हम लोग लैब सुपरिटेंडेंट के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू को देखने वाले हैं। ये वैसे सारे एमसीक्यू हैं जो कई बार एग्जामिनेशन में, लैब सुपरिटेंडेंट के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, जिससे आपको लैब सुपरिटेंडेंट के क्वेश्चन के बारे में आपको पता लग जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन लैब सुपरिटेंडेंट के लिए एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम आरईएस, now known as the mononuclear phagocyte system, is most closely associated with। आपको पूछा जा रहा है जो मेन प्राइमरी फंक्शन जो है रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम यानी आरईएस का जो मेन प्राइमरी फंक्शन है वो क्या होगा। इसको अभी के टाइम में हम लोग इसको बोलते हैं मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइट सिस्टम। ठीक है, तो इसका मेन फंक्शन क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द डिस्ट्रैक्शन ऑफ ओल्ड या डैमेज ब्लड सेल्स एंड फॉरेन पार्टिकल्स। तो यहाँ पे क्या है, जो हमारा मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइटिक जो सिस्टम हमारा है, तो इस ये कंसिस्ट करता है मैक्रोफेज को। ठीक है, और इसका मेन रोल क्या होता है? जो सेलुलर डेब्रीज होते हैं, जो माइक्रोब्स होते हैं, उनको फेगोसाइट करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन काउज ग्लोबली फॉर मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। आपको मोस्ट कॉमन काउज पूछा जा रहा है। जो आप देखते हैं मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया देखते हैं, तो उसका मोस्ट कॉमन काउज क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आयरन डेफिशिएंसी। ठीक है, ये हमारा आयरन डेफिशिएंसी की वजह से हमारा मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया होता है। ठीक है, इसमें ये जो हमारा माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया में क्या होता है, जो रेड ब्लड सेल होते हैं वो काफी छोटे हो जाते हैं, यानी माइक्रोसाइटिक रेड ब्लड सेल्स हो जाते हैं, और उनका जो कलर होता है वो रिड्यूस हो जाता है। उसी वजह से इसको हाइपोक्रोमिक बोला जाता है। ठीक है, तो ये किसकी वजह से होता है? तो इनसफिशियंट आयरन इंपेयर्स हेमोग्लोबिन की वजह से। यानी जो हेमोग्लोबिन सिंथेसिस होता है, तो उसमें आयरन जो होता है वो इनसफिशियंट इंपेयर्स होता है। ठीक है, उसकी वजह से हमारा माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द प्रिंसिपल बिहाइंड द वेस्टर्जन मेथड फॉर erythrocyte sedimentation rate determination is based on the difference in। आपको पूछा जा रहा है, जो मेन प्रिंसिपल पूछा जा रहा है आपको, जो वेस्टर्जन मेथड है हमारा ईएसआर के डिटर्मिनेशन के लिए, तो उसके पीछे का आपको प्रिंसिपल पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द रेड ब्लड सेल्स एंड द प्लाज्मा। ठीक है, इसके बारे में आप लोगों को काफी अच्छे से मालूम ही है। ठीक है, कई बार आप लोगों ने एग्जामिनेशन में लगाया होगा, प्रैक्टिकल में भी आपने किया ही होगा इसके बारे में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि विच एंटीकोगुलेंट इज प्रीफर्ड फॉर रूटीन कोगुलेशन स्टडीज, यानी पीटी एपीटीटी, टू प्रिजर्व द एक्टिविटी ऑफ क्लोटिंग फैक्टर्स। आपको पूछा जा रहा है वो कौन सा एंटीकोगुलेंट है जिसको हम लोग प्रीफर करते हैं रूटीन कोगुलेशन स्टडीज के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोडियम सिट्रेट। ठीक है, यानी ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, a characteristics finding on a peripheral blood smear for a patient with sickle cell anemia is the presence of। आपको पूछा जा रहा है, यदि कोई पेशेंट है सिकल सेल एनीमिया का, और यदि हम उसके पेशेंट का पेरिफेरल ब्लड स्मेयर तैयार करते हैं, तो वहां पे फाइंडिंग, जो कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंडिंग होगा वो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टारगेट सेल्स एंड ड्रीपेनोसाइट्स। यानी इसको हम लोग, ड्रीपेनोसाइट्स को हम लोग सिकल सेल बोलते हैं। जो सिकल सेल होता है, तो सिकल सेल में क्या होता है कि जो रेड ब्लड सेल होते हैं वो एलोंगेटेड रेड ब्लड सेल होंगे, और उसके एंड्स जो होंगे पॉइंटेड एंड्स होंगे। ठीक है, ये आपको देखने के लिए मिलेगा सिकल सेल एनीमिया के केसेस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है, इन क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री द मेजर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन फॉर अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन इन द ब्लड इज। आपको पूछा जा रहा है बायोकेमिस्ट्री में, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में जो मेजर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता है अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन के लिए ब्लड में, वो क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एल्ब्यूमिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, द एंजाइम्स प्राइमरली एलिवेटेड इन द सीरम ड्यूरिंग द
एपिसोड ऑफ एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस। एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस के केस में वो कौन सा एंजाइम्स है जो एलिवेट हो जाता है, ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एमाइलेज एंड लाइपेज। ठीक है, ये आपको पता ही होगा कि एमाइलेज और लाइपेज जो है ये दोनों डाइजेस्टिव एंजाइम्स है और जो पेनक्रियाज के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है, इनका जो सिग्निफिकेंट एलिवेशन जो होता है ये एक हॉलमार्क है एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, which test is used to assess a patient's long-term glucose control over the preceding 2 to 3 months by measuring glucose attached to hemoglobin। आपको पूछा है वो कौन सा टेस्ट है जिसके इस्तेमाल किया जाता है पेशेंट्स के लॉन्ग टर्म ग्लूकोज कंट्रोल को हम लोग आइडेंटिफाई करने के लिए, जिसे 2 से 3 महीने में जो है आपको एक बार एस्टिमेट करना होता है, जिसमें हम लोग मेजर करते हैं ग्लूकोज अटैच्ड हिमोग्लोबिन को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, HbA1c। इसको हेमोग्लोबिन A1c टेस्ट भी हम लोग इसको बोलते हैं। इसमें क्या देखा जाता है कि पूरे 3 महीने का जो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल होगा उसको हम लोग यहाँ पे एस्टिमेट करते हैं, एवरेज देखा जाता है, जिससे ये पता चल जाएगा कि आप जो है आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो कितना कंट्रोल रहा है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपका ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, यदि कोई डायबिटिक होने वाला है, प्री डायबिटिक है, तो उसका भी यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सॉल्यूशन ऑफ pH 8.5। आपको पूछा जा रहा है यदि कोई सॉल्यूशन है जिसका pH 8.5 है तो वहां पे हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कितना होगा, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3.16 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, अब इसको पहले एक बार समझते हैं हम लोग कि ऐसे इसको हम लोग आखिरकार कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको जैसे दिया हुआ है pH हमारा जो है वो दिया हुआ है 8.5। ठीक है, यदि हम लोग H आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻8.5। ठीक है, ये हो जाएगा। और इसको जो है ये जो हमारा 10⁻8.5 जो लिखा हुआ है इसको हम लोग लिख सकते हैं 3.16 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, कई लोगों के मन में ये विचार आ रहा हो आखिरकार इसको मैंने कैसे सॉल्व किया। ठीक है, तो इसको भी मैं एक बार बता देता हूँ कि इसको आखिरकार आप कैसे सॉल्व करोगे। तो जैसे ये हमारा 10⁻⁻8.5 है, इसको आप लिख सकते हो 10⁻⁻8 इंटू 10⁻⁵ ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो है आप इसको जो है इसको सिर्फ कन्वर्ट कर ले 10⁻⁵ को, यानी 0.5 का मतलब 1/2, इसका मतलब हो जाएगा 1/√10। ठीक है, और यहां पे आपके पास 10⁻⁻8 तो है ही। ठीक है, अब इसको यदि आप सॉल्व करेंगे √10 को, तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/√10, इसका आ जाएगा वैल्यू हमारा आएगा 0.316। ठीक है, और यहाँ पे पावर 10⁻⁻8, इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो यदि एक पॉइंट इधर इधर हम एक पॉइंट करते हैं 3.16 करते हैं तो यहाँ पे इसके बदले यहाँ एक पॉइंट के बदले यहाँ पे एक बढ़ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द स्टैंडर्ड स्पेसिमेन यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग सीरम इलेक्ट्रोलाइट। आपको पूछा जा रहा है सीरम इलेक्ट्रोलाइट को डिटरमाइन करने के लिए स्टैंडर्ड स्पेसिमेन किसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीरम या हेपेनाइज्ड प्लाज्मा। हेपेनाइज्ड प्लाज्मा या सीरम का इस्तेमाल हम लोग करते हैं इलेक्ट्रोलाइट के एस्टिमेशन के लिए। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में आपको पता है सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, इनका एस्टिमेशन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिथियम हेपेरिन ट्यूब का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है, साथ में क्लॉटेड जो हमारा ब्लड ट्यूब होता है उसका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जाए द प्राइमरी डिफरेंस इन द सेल वॉल स्ट्रक्चर दैट अकाउंट फॉर द डिफरेंशियल स्टैनिंग इन ग्राम स्टेन प्रोसीजर इज द थिकनेस ऑफ। आपको पूछा है जो प्राइमरी डिफरेंस होता है जो सेल वॉल स्ट्रक्चर्स जो होता है, आप यदि ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर आपने किया होगा तो जो प्राइमरी डिफरेंसेस होता है वो किसमें होता है, तो वो जो हमारा सेल वॉल में जो होता है वो किसकी वजह से होता है, तो उसका रीजन हो जाएगा ऑप्शन सी, पेप्टिडोग्लाइकन लेयर। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन लेयर, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनके पास एक थिक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होता है जो रिटेन करता है क्रिस्टल वायलेट को। ठीक है, और साथ में जो है जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनके पास थिन लेयर होते हैं और जिस वजह से वो डिक्लोराइज्ड हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, which media is a selective and differential media commonly used to isolate salmonella and zizella species by inhibiting gram positive bacteria
एंड नॉन पैथोजेनिक इंट्रेस। अब देखिए आपको पूछा जाए कि वो कौन सा सिलेक्टिव मीडिया है या डिफेंसियल मीडिया है जिसका कि कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है साल्मोनेला और सीजेला स्पीसीज को आइसोलेट करने के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक्सएलडी अगार। ठीक है, ये जाइलोस लाइसिन डिऑक्सीकोलेट जो अगार है इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं किसको, साल्मोनेला और सीजेला को डिफरेंशिएट करने, आइसोलेट करने के लिए, किसमें, जो हमारा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है उनमें से इसको आइसोलेट करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं के मन में। इस क्वेश्चन में मैकोंकी अगार भी जरूर आ रहा होगा। ठीक है, तो मैकोंकी अगार भी मीडिया है, सिलेक्टिव मीडिया है, नो डाउट वो डिफेंसिव मीडिया भी है, लेकिन यदि एक्सएलडी अगार आपके पास दिया रहे तो एक्सएलडी अगार इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा क्योंकि ये हमारा जो एक्सएलडी अगार जो होता है इसको हम लोग साल्मोनेला और सीजेला के लिए जो है हम लोग मेनली इसको प्रेफर करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। 13 में पूछा जा रहा है विच बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर अपटेक एंड ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंजुगेशन। आपको पूछा जा रहा है कंजुगेशन के टाइम में जो है वो कौन सा बैक्टीरियल स्ट्रक्चर होता है जो प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल होता है अपटेक और ट्रांसफर के लिए जेनेटिक मटेरियल के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पिलाई यानी सेक्स पिलाई जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफर के लिए, अपटेक या ट्रांसफर के लिए। ठीक है, कंजुगेशन के टाइम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, द स्पेसिफिक टेस्ट यूज्ड टू डायग्नोज सिफिलिस व्हिच डिटेक्ट रीगन एंटीबॉडीज। अब वो चाह रहा है वो कौन सा स्पेसिफिक टेस्ट है जिसके इस्तेमाल से जो है हम लोग सिफिलिस को डायग्नोज करेंगे और साथ में जो है डिटेक्ट करेंगे रीगन एंटीबॉडीज को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वीडीआर यानी विनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट। इस टेस्ट के माध्यम से हम लोग रीगन एंटीबॉडीज को और साथ में जो सिफिलिस है उसको हम लोग डायग्नोज करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द क्लियरिंग एजेंट जाइलिन इन द टिश्यू प्रोसेसिंग प्रोटोकॉल फॉर हिस्टोपैथोलॉजी। आपको पूछा है जो प्राइमरी पर्पस होता है क्लियरिंग एजेंट का टिश्यू प्रोसेसिंग प्रोटोकॉल में हिस्टोपैथोलॉजी में वो क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C, to remove dehydrating agents and prepare the tissue for wax infiltration। यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो हमारा क्लियरिंग एजेंट होता है वो मिसिबल होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ भी और साथ में जो इन्फिल्ट्रेशन मीडियम होता है यानी जैसे मोल्टन वैक्स है उसके लिए भी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है द फिक्सेटिव ऑफ चॉइस फॉर preserving excellent nuclear detail in cytology specimen such as pap smear is। आपको जा रहा है जैसे हम पेप स्मेयर है उसको प्रिजर्व करने के लिए वहां पे हम लोग क्या करते हैं साइटोलॉजी जो हमारे स्पेसिमेन है उसको हम लोग प्रिजर्व करते हैं। तो इसके लिए हम लोग को पूछा जा रहा है कि फिक्सेटिव ऑफ चॉइस क्या होगा एक्सेलेंट न्यूक्लियर डिटेल्स को जो ये प्रिजर्व करे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 95% इथेनॉल, इसको अल्कोहल फिक्सेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस ये जो है एक्सीलेंट प्रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है न्यूक्लियर क्रोमेटिन को। ठीक है, जो हमारा एसेंशियल होगा साइटोलॉजी इंटरप्रिटेशन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जाता है कंपोनेंट दैट इज स्टेन ब्लू पर्पल बाय द प्राइमरी स्टेन हेमेटोटॉक्सिलिन इन द रूटीन एचएनई स्टेन्स टारगेट व्हिच सेलुलर कंपोनेंट्स। आपको पूछा जा रहा है कि वो कौन सा कंपोनेंट है जो स्टेन होगा ब्लू पर्पल, जो हमारा प्राइमरी स्टेन हेमेटोटॉक्सिलिन होता है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं रूटीन एचएनडी स्टेनिंग में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यूक्लियस। ठीक है, ये न्यूक्लियस क्रोमेटिन जो है इसको हमारा एचएनडी जो हमारा स्टेन में जो हमारा हेमेटोटॉक्सिलिन जो होता है वो इसको स्टेन करेगा। हेमेटोटॉक्सिलिन जो है एक बेसिक डाई होता है जो स्टेन करता है एसिडिक कंपोनेंट्स को। ठीक है, और जो प्राइमरी जो बेसिक बेसोफिलिक क्रोमेटिन जो होते हैं वो कहां प्रेजेंट होते हैं, वो सेल न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द रिकमेंडेड बायोसेफ्टी लेवल फॉर टीचिंग लेबोरेटरी वर्किंग विद कॉमन वेल कैटेगराइज्ड बैक्टीरियल कल्चर लाइक इकोलाई दैट आर नॉट नोन टू काउज
डीजेस इन हेल्दी एडल्ट ह्यूमंस। आपको पूछा यार आप कौन सा बायोसेफ्टी लेवल जो है रिकमेंड करेंगे इसके लिए, तो इकोलाई कल्चर्स के लिए। जिससे आप यदि हम काम कर रहे होते हैं इकोलाई के साथ, तो आपको पता है कि इकोलाई जो है उसके वजह से किसी हेल्दी एडल्ट ह्यूमंस में कोई भी डीजेस काउज नहीं करेगा ये, ठीक है। तो आप इसको जो है किस बायोसेफ्टी लेवल में रखेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बायोसेफ्टी लेवल फर्स्ट, ठीक है। इसको हम लोग बायोसेफ्टी लेवल फर्स्ट में रखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि बायोसेफ्टी लेवल फर्स्ट जो है उसमें हम ऐसे एजेंट्स को रखते हैं जिसके वजह से कोई भी हेल्दी एडल्ट्स में जो है डिजीज काउज नहीं होता है, ठीक है। इसके लिए हम लोग कोई स्टैंडर्ड माइक्रोबायोलॉजिकल प्रैक्टिसेस की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन 19 में पूछा जा रहा है विच पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेपरेटिंग द polychromatic white light into its component wavelength and selecting specific wavelength for measurement। आपको पूछा रहा है वो कौन सा पार्ट है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का जो रिस्पॉन्सिबल होगा पॉलीक्रोमेटिक जो व्हाइट लाइट होता है उसको सेपरेट करने के लिए, और उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स के, उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे स्पेसिफिक वेवलेंथ के अकॉर्डिंग मेजरमेंट के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, मोनोक्रोमेटर, ठीक है। ये काम कौन करता है, मोनोक्रोमेटर हमारा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का एक पार्ट होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है पॉलीक्रोमेटिक जो लाइट होता है उसके सेपरेटिंग के लिए, ठीक है। चलिए तो आज का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, इसको देख लेते हैं। इन अ क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम अ लेवी जेनिंग चार्ट इज प्राइमरली यूज्ड बाय द लेबोरेटरी सुपरवाइजर टू मॉनिटर। आपको पूछा जा रहा है क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम में जो लेवी जेनिंग चार्ट होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है लेबोरेटरी सुपरवाइजर के द्वारा किसको मॉनिटर करने के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द डेली वेरिएशन, यानी प्रोसीजर और एक्यूरेसी जो हमारा एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट का है उसको हम लोग आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग जो लेवी जेनिंग चार्ट होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। और किसके द्वारा किया जाता है, तो हमारे जो लैब में सुपरवाइजर्स होंगे वो इस चीज को मॉनिटर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो लेवी जेनिंग चार्ट जो होता है उसमें डेली हम लोग क्यूसी को प्लॉट करते हैं और जो रिजल्ट्स होते हैं उसको विजुअलाइज करते हैं, मॉनिटर करते हैं। जो इससे ये पता चलता है जो हमारा इंस्ट्रूमेंट्स है उसके परफॉर्मेंस का पता चलता है, ठीक है। और साथ में इसमें क्या जो देखा जाता है उसमें मीन स्टैंडर्ड जो डेविएशन होते हैं उनको देखा जाता है, कौन से एक्सेप्टेबल होंगे, ठीक है, कंट्रोल लिमिट्स, उसको इसमें चेक किया जाता है, ठीक है। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को कौन सा वीडियो की रिक्वायरमेंट है आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।